वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल आरपी स्टडी पॉइंट में। आज हम कक्षा 10 के इतिहास के लेसन नंबर 3 भारत में राष्ट्रवाद का उदय अध्याय को पढ़ेंगे। तो अध्याय को पढ़ने से पहले आपको बता दें कि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रोज़ाना मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पाठ का जो सारांश दिया है वह है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवादी जो भी लोग हुए या भारत में जो भी राष्ट्रवाद की भावना फैली वो किस प्रकार हुआ और क्यों हुआ, क्या कारण थे इस राष्ट्रवादी आंदोलन के जो भारत में राष्ट्रवाद को फैलने पर मजबूर किया। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको दिया इसमें कि जैसा कि आप देख चुके हैं कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। तो भारत में राष्ट्रवाद की भावना यूरोप के बाद फैली, यानी कि यूरोप 1900 वियतनाम जो था वो 1945 में क्या हुआ था, आज़ाद हो गया था और हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था 1947 में। तो इन सभी कारणों से क्या हुआ कि यूरोप से क्या हुआ, यूरोप की क्रांति से सीख लेकर भारत के लोग जो भी भारत के क्रांतिकारी थे, जो भी नेता थे क्रांतिकारी हुआ करते, उनमें क्या हुई, देशभक्ति की भावना उनके मन में फैली। तो क्या कि अपने देश के प्रति मर मिटने की कल्पना किए और वो भी सोचे कि हम भी अपने देश को क्या करेंगे, आज़ाद कराएंगे। तो पूरे विश्व में वो तो यूरोप में जो भी क्रांति फैली थी उसका छाया क्या था, पूरे विश्व में क्या हुआ, छा गया, अपना छाप छोड़ गया पूरे विश्व में यूरोप की क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति। तो इसमें आपने अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी, वे कौन है, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, यह भावना बदल गई। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। नए प्रतीकों और चिन्हों ने, नए गीतों और विचारों ने नए संपर्क स्थापित किए और समुदायों की सीमाओं को दोबारा परिभाषित कर दिया। ज़्यादातर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। अब जैसा कि कोई भी देश जब क्या होता है, आज़ाद होता है, निरंकुशवाद शासन से कोई भी देश क्या होता है, आज़ाद होता है, तो वो क्या होता है, जो पुराने जो भी कानून बनाए गए होते हैं उस निरंकुशवाद शासन के द्वारा उसको क्या करते हैं, वहाँ के जो भी नया सरकार बनता है लोकतंत्र का, वो क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं और अपना एक क्या करते हैं, नया कानून और नया संविधान वहाँ पर लागू करते हैं। और वहाँ पर क्या होता है, जो पुराने झंडे थे, जो राष्ट्रीय गीत थे पुराने, वो सभी क्या करते हैं, सभी को क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं और अपना एक नया झंडा और एक नया राष्ट्रगान और एक नई लहर जो पूरे देश में क्या होती है, फैल जाती है। तो आइए देखें कि हमारे देश में यह चेतना किस प्रकार पैदा हुई और क्यों पैदा हुई, क्या कारण हुए कि भारत में यूरोप राष्ट्रवाद की भावना फैल गई। तो आगे लिखा है कि दूसरे उपनिवेशों की तहत भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्षों के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न और दमन को साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे में बांध दिया, लेकिन क्या हुआ, हर वर्ग और हर समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था, उनके अनुभव भी अलग थे। इसमें कहने का मतलब ये है कि जो उपनिवेश बनाया था अंग्रेजों ने हमारे देश पर, उपनिवेशवाद का अर्थ होता है कि एक देश दूसरे देश पर क्या करे, जाकर कब्जा कर ले और वहाँ पर अपना एक कानून बनाए और उस कानून के हिसाब से वो देश को चलाए, उसी को बोलते हैं उपनिवेशवाद। तो वहाँ के जो भी वर्ग थे, जैसे मानकर चलिए हमारे इंडिया पर अंग्रेजों ने क्या किया था, उपनिवेशवाद बनाया था, तो वहाँ पे क्या किए थे, अलग अलग वर्ग जो थे, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग थे, तो वहाँ पर उनका क्या था, सभी के ऊपर वो कानून को लागू नहीं करते थे। जैसे कुलीन वर्ग था, पादरी वर्ग था या अन्य वर्ग था, सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम वर्गों में बांटा हुआ था।
तो सबके ऊपर जो उनका काला कानून था एक तरह से बोले तो सभी के ऊपर समान रूप से लागू नहीं होता था। जो निम्न वर्ग के लोग थे उनके ऊपर ये कानून बहुत कड़ाई से लगाया जाता था। जो उच्च वर्ग के लोग थे जैसे जमींदार हो गए चाहे अन्य वर्ग हो गए उच्च वर्ग, उनके ऊपर ये कानून को मायने नहीं रखता था। जो भी सिख उस समय थे, सिख ईसाई जो थे, उनके ऊपर ये कानून को मायने नहीं रखता था। जो भी छोटे किसान थे, श्रमिक थे, उनके ऊपर ये कानून लगाए थे। उनसे बहुत सारी यातनाएं ली जाती थी, बहुत सारे उनको यातनाएं दी जाती थी। इस प्रकार क्या था, उनके ऊपर अलग अलग वर्गों के ऊपर अलग अलग कानून लगाए गए थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी निहित थे। तो क्या था उस समय कि जो भी निम्न वर्ग के लोग थे जिनके ऊपर एक काले कानून बनाए गए थे, तो उनको मिलाकर, जैसे मानकर चलिए निम्न वर्ग श्रमिक और किसानों को मिलाकर, निम्न वर्ग श्रमिक किसान और जो भी मजदूर थे उनको क्या किए, मिला लिए महात्मा गांधी ने मिलाकर, और एक बहुत बड़े क्या किए, आंदोलन करने लगे। और आंदोलन में भी आंदोलन क्यों किए, क्योंकि इनके ऊपर से भी ये काला कानून हटाया जाए, इनको भी समान अधिकार प्राप्त हो, सभी समान हो, ऐसे ये बदलाव चाहते थे महात्मा गांधी। लेकिन क्या कि वहाँ के जो भी लोग थे, दलाल वलाल हुआ करते थे, वो इस आंदोलन को क्या किए, टकराव के बिंदु भी नहीं थे। तो क्या ये आंदोलन खड़ा कर दिया महात्मा गांधी ने, लेकिन एकता में टकराव, जैसे मान कर चलिए कोई भी हम लोग सामूहिक आंदोलन करते हैं तो वहाँ पर टकराव की भावना, जाकर वहाँ पर चुगली करते हैं दूसरे लोग, तो वो आंदोलन ज़्यादा दिन तक चला नहीं और वो आंदोलन क्या हुआ, फ्लॉप हो गया। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। पहले की अपेक्षा एक पुस्तक में भी अपने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया गया था। जिसे मानकर चलिए पहले पुस्तक लिखा गया था, जो भी पुस्तक लिखा गया होगा, उस पुस्तक में क्या था, उस पुस्तक में यही लिखा गया था कि हमारे देश में राष्ट्रवाद का अध्ययन किया गया था, कि हमारे देश में भी राष्ट्र की भावना पैदा हो सकती है, हमारे देश में क्रांतिकारी हैं, ऐसे कुछ वहाँ पर किए गए थे बदलाव। वहाँ अपने 20वीं सदी के पहले दशक की कहानी पढ़ी थी। इस अध्याय में हम 1920 के दशक से आगे अध्ययन करेंगे। तो मानकर चलिए 1920 में भी क्या हुआ था, राष्ट्रवाद की भावना फैली थी, लेकिन वो क्या हुई, सक्सेस नहीं हुई, सफल नहीं हुई। तो 1920 के बाद से जो भी क्रांति हुई वो बहुत, एक तरह से बोले तो बहुत विशाल क्रांति थी, और जुनून और अपने देश के प्रति मर मिटने की क्रांति थी। और ऐसे क्रांतिकारी हुए जो अपने देश को आखिरी सांस तक लड़े अपने देश के लिए, और अपने देश को लास्ट में क्या किए, आज़ाद किए। तो हम 1920 के इतिहास को पढ़ेंगे इस अध्याय में। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस अध्याय में हम 1920 से आगे अध्ययन करने और असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या हुआ उस समय, ये जो आप देख रहे हैं दोनों हेडिंग है, असहयोग आंदोलन और सविज्ञान अवज्ञा आंदोलन। ये जो दो आंदोलन है इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे यूपीएससी में, पीसीएस में, और बहुत सारे बड़े बड़े एग्जामों में ये दोनों आंदोलन को विस्तार से लिखने के लिए क्वेश्चन में हम लोग को आता है। तो हमको ये असहयोग आंदोलन और सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन को अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि हम आगे चलकर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कराएं तो उसमें हमको किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। तो गांधी जी ने क्या किया था, सहयोग और असहयोग आंदोलन तथा, असहयोग आंदोलन का मतलब है वो बिना किसी सहयोग के, जैसे किसी राजनीतिक दलों का या किसी राजा का किसी का सहयोग ना हो, वो नागरिक ही स्वयं अपना आंदोलन करे, उसे बोलते हैं असहयोग आंदोलन। और सविज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम दोनों आंदोलनों को विस्तार से इस अध्याय में पढ़ते हैं, ताकि हमारा जो भी परीक्षा है उसमें हम एक भी नंबर को कट न कर सकें। तो हम ये देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलनों को विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए, इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने इस तरह हिस्सा लिया, और किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना की नई उड़ान दे दी। तो देखिए, ये आंदोलन का एक चित्र दिया है कि देखिए उस समय जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन और सविज्ञा आंदोलन निकाला था, उसमें बहुत सारे मात्रा में बहुत विशाल आंदोलन वो चला था, जो क्या किया थे, अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया और उनको इस
आंदोलन से सीख लेना पड़ा कि हाँ, हमको ये कानून वापस ले लेना चाहिए। तो अगले हम वीडियो में पढ़ेंगे, वीडियो लंबा हो जा रहा है, छोटी छोटी वीडियो हम बनाएंगे तो आपको वीडियो देखने में अच्छा रहेगा और समझने में भी कठिनाई नहीं होगी। तो हम अगली वीडियो में पार्ट 2 में क्या करेंगे, हम पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। तब तक के लिए आप लोग इसी वीडियो में बने रहें और अगली वीडियो के लिए हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रॉम राम फ्रेंड ऑफिशियल एकेडमी ग्रुप, ए यूनिट ऑफ ए आरपी स्टडी पॉइंट।